नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एकमात्र ऐसा शो है जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और हर बार की तरह आज भी कौन से मुद्दे लेकर आए हैं आपके लिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी आपको समझाएंगे, अवगत कराएंगे कि आप जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहने वाले हैं उसमें खास आपके लिए आज हम क्या लेकर आए हैं, कौन सी ऐसी कहानियां, कौन सी ऐसी स्टोरीज, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए आज हम लेके आए हैं, जिसकी चर्चा जनमत में की जाएगी। बड़े मुद्दे हैं, वक्फ की मनमानी की बात की जाएगी, सुलगते संभल की बात की जाएगी, डिजिटल स्कैम का जाल क्या है वो बताया जाएगा और दिल्ली क्यों दहली, वोट जिहाद का अंत, ये सारी बातें जो हैं वो आपको हम आज बताने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दे आपके लिए आज जनमत में लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ताकि आप पिक्चर के माध्यम से और बेहतर समझ पाएं। वक्फ की मनमानी, वक्फ किसी की भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता है और आपको प्रूफ कहां पर करना पड़ता है, वक्फ बोर्ड के पास जाकर। दलीलें तमाम दी जाती हैं कि भाई वक्फ का ऐसा मतलब नहीं है दावा ठोक दिया तो उसकी जमीन हो गई, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भाई इन्होंने तो दिल्ली में पार्लियामेंट को अपना बता दिया, एयरपोर्ट को अपना बता दिया, हर जमीन को अपना बताते फिरते हैं। और एक जगह तो एक सनातनी गांव को जहां पर हजारों हजारों साल पुराने जो मंदिर हैं उस पर भी वक्फ दावा कर रहा है, जब ना वक्फ था और ना इनका मजहब था। और आगे बढ़ते हैं और अब अगला मुद्दा सुलगता संभल। संभल सुलग तो रहा है, सुलग भी रहा था, लेकिन अब थोड़ी इनको राहत मिली है। किनको? कि भाई सर्वे नहीं होने देंगे, सर्वे नहीं करने देंगे। बार बार वही सेम जो रोना रोया जाता है। अंततः इनको आपत्ति सर्वे से क्यों है? अगर सत्य सामने आ रहा है तो आपत्ति क्यों है? चलिए, मामला कोर्ट में है, उसकी भी इज्जत है, वो भी हम अब दिखाएंगे क्या कुछ अपडेट है। फिर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल स्कैम का जाल कैसा फैला हुआ है ये भी आपको समझना है, क्योंकि जनमत में आपके हित के मुद्दे भी हम हर रोज लेकर आते हैं। कैसे आप खुद को बचाएं, चोरियां कैसे बढ़ रही हैं। और अब ऐसा तो नहीं कोई आपका हर बार पर्स छीन के ही भागेगा, आपका डेटा भी चुराया जा सकता है, डिजिटली आपके अकाउंट को हैक भी किया जा सकता है। वो तमाम बातें एक आपके मतलब का मुद्दा आज जरूर ये भी देखिएगा। फिर चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली क्यों दहली। दिल्ली में बम धमाका हुआ ये बात आपने जानी, 2 बार हुआ ये भी आप जानते हैं। और अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे अपडेट क्या है ये भी तो जान लीजिए। केवल एक धमाके से उसकी खबर सुन के चुपचाप बैठ के आप आराम से शांत बैठ जाएं तो आप कोई जानकारी तो मिस नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको समझना है। फिर वोट जिहाद का अंत कैसे हो गया कि भाई वोट जिहाद की अपील तो इन्होंने की, लेकिन मैं तो इनको बार बार वो कहता हूं कि मुसलमानों ने ही मुसलमानों को वोट नहीं दिया। उनको भी पता है भाई कहां फायदा है, वहीं पर वोट डाला। महाराष्ट्र उसका बहुत बड़ा जो है उदाहरण है कि भाई किसने हमें राशन दिया, घर दिया, किसने फायदा दिया। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र के रूप में आप समझ सकते हैं। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स थे। अब आते हैं खबर पर। पहली खबर संभल की ही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो विपक्षियों को मौका मिल गया आधे अधूरे ज्ञान का बखान करने का। जिसने जो मन में आया, जिसके मन में जो आया सो मीडिया के कैमरे पर कहता चला गया। कोर्ट ने कहा था कि सर्वे की रिपोर्ट सीक्रेटिवली रखी जाएगी, यानी सीक्रेटली रखी जाएगी। विपक्षी समझे कि कोर्ट का मानना है कि सर्वे को ही रोक दिया गया है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने तो पूरी हिंसा का आरोप यूपी सरकार पर मढ़ दिया है। आप जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है उनके भदौरिया जी की तरफ से, फिर आप और समझेंगे ध्यान से। वो कहते हैं ना कि पढ़ने वाले भी आपके हैं, पढ़ाने वाले भी आपके हैं, अखबार भी आपका है, जो चाहे छाप दे, जो चाहे फैसला दे दे। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि कोई मुकदमा दायर होता है, अगले दिन उस पर आदेश आ जाता है, सर्वे का आदेश हो जाता है और रिपोर्ट भी दाखिल हो गई, अब फैसला भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इतना आनन फानन में क्यों किया जा रहा है। शायद फैसला जो आप सोच रहे हैं वही होगा। समाजवादी पार्टी उलेमाओं के साथ और हमारे जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ उनके साथ है।
आनंद भदौरिया नेता सपा का कहा, उन्होंने ये कहा कि जहां यहां बीजेपी हारती है, जहां जहां बीजेपी हारती है वहां हिंसा कराती है। तो साहब ये वीडियो सबूत क्या झूठे हैं? जब आपको हम दिखाएंगे। सीसीटीवी फुटेजेस ये बता रही हैं कि पत्थर उठाने वाले के सिर पर टोपी थी या गले में भगवा गमछा, ये भी आपको जानना चाहिए। एक और भड़काऊ मौलाना हैं, एक और हैं जो खुद की इस कहानी का हीरो खुद को समझते हैं। नाम है उनका मौलाना तौकीर रजा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बोल पड़े कि मैं तो आज संभल जाकर रहूंगा। अब मौलाना तौकीर रजा ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूं कहानी। संभल में जितने वहाँ पुलिस अधिकारी हैं, जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है। संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है और संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। तो इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच में जो मुजरिम पाए जाए उन्हें माकूल सजा मिलनी चाहिए। साजिश इसमें बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है, बराह रास्त उस जज पर दबाव बनाया गया है। पुलिस ने बरेली में ही इनको रोक दिया, बरेली से आगे नहीं जाने दिया। कारण है कि जिस भड़काऊ भाषण की शय पर हिंसा भड़की और 5 लोगों की मौत हो गई, वैसा ही रिस्क दोबारा से क्यों लिया जाए। अब इतना तो आज का अपडेट था, मगर संभल की जामा मस्जिद के नाम पर भड़की आग क्या सिर्फ जमीन की मांग को लेकर थी? इसे समझने के लिए जरा फ्लैशबैक में आपको लिए चलते हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क 19 नवंबर को जब पहली बार सर्वे की टीम वहां पर पहुंचती है तो उसके बाद बयान देते हैं कि वहां मस्जिद थी और रहेगी, कोई हमसे इसे छीन नहीं सकता। लोगों को जूनियर बर्क ने खूब भड़काया। जनता के बीच अमन की बात करने वाली शख्सियतों ने कलेश मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा, पूरी प्लानिंग के साथ जब सर्वे की टीम दोबारा पहुंची तो बड़े बड़े अधिकारियों के सामने वो थे और बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने थे। नाबालिग बच्चे, बुरके में छिपी औरतें और सबके हाथों में थे पत्थर और विस्फोटक हथियार। सीसीटीवी इस बात का प्रमाण है कि हिंसा का प्लान 19 नवंबर से ही बन रहा था, जिसका प्रॉपरली एग्जीक्यूशन जो है वो 24 नवंबर को हुआ। नतीजा, संभल हिंसा की आग में झोंक दिया गया। 5 लोगों की मौत हो गई। अब राजनेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन मगर इसके पीछे जिहाद की वही पुरानी कहानी है कि मजहब की आड़ में काफिरों का सिर कलम कर दो। एक आध अपना जाता है तो जाने भी दो। रिपोर्ट्स दावा के साथ कह सकती हैं कि संभल में लगी आग के पीछे अलकायदा मॉड्यूल का पूरा हाथ है। लेकिन जिहादी प्लस आतंकी का जो फॉर्मूला चल रहा है वह शायद ये भूल चुके हैं कि ये योगी का यूपी है। यहाँ गुंडे, माफिया, जिहाद हो या आतंकी, किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। यूं जो है ये योगी का यूपी है। यहाँ मुजरिम को वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जाता है। अब सर्वे की रिपोर्ट को सीक्रेट रख लिया गया है। सुनवाई अब 8 जनवरी को भले ही होगी, लेकिन कार्रवाई तो चलती रहेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि योगी की पुलिस अब संभल के जिहादियों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे मल्टी विंडो में, वो भी आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आपके लिए हमने तैयार की हैं। हर खबर को पूरी बारीकी से आपको समझाएंगे, बिल्कुल एग्जाम से पहले की रिवीजन की तरह। इस खबर को भी जरा ध्यान से देखिए। क्या करे मुसलमान यार, घर में रहेगा तो दंगाई घुस के मारेंगे, बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। क्या करे मुसलमान, क्या हाल कर दिया देश में हमारा। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है जियाउर रहमान बर्क उस दिन संभल के अंदर ही नहीं थे। वो भीड़ को कैसे भड़काते, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। आज को तो सभी अच्छी है। हमने आज का जो
शुक्रवार है, जुमा का नमाज है। पिछले सप्ताह भी हमने शांति से निकला, आज इस बार भी शांति से होगी। उसके लिए हमने सभी लोग से अपील किया है, पहले एक संभ्रांत लोग से, उनसे अपील करते हुए सभी लोगों ने हम लोग को वादा भी दिया है, उन्हें कंसर्न भी दिया, हम लोग शांति से निकलेंगे, आप अपना मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये देखिए, ये ग्राफिक्स भी आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है निचली अदालत को भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रयागराज हाई कोर्ट को साफ तौर पर कहें अगली सुनवाई यहाँ चलेगी। भाई हाई कोर्ट में आप जाइए और स्थानीय कोर्ट जो है 8 जनवरी को अगली सुनवाई, तो निचली कोर्ट को आदेश दिया गया है। चलिए, ये खबर आपने समझी, ग्राफिक्स भी आपके लिए तैयार किए, प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाई, लेकिन जनमत की जो आत्मा है वो आपसे है, वो आपके पोल से है। तो पोल में आपने क्या वोट किया है? प्रश्न था, क्या संभल साजिश में है अलकायदा कनेक्शन? 90। एक बार इस पोल को हम हटाने का प्रयास करते हैं, फिर से आपको ये दिखाते हैं, जरा कोई टेक्निकल एरर होगा, इस पोल को हटाते हैं, फिर से आपको पोल दिखाएंगे। लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि हमारे हर खबर पर एक पोल है, और पोल में हमने आपसे प्रश्न पूछा, क्या संभल साजिश में है अलकायदा कनेक्शन? क्योंकि आप समझिए अलकायदा कनेक्शन नहीं तो क्या है, और कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो आएगा। इस बात को आपको समझना है कि भाई इसमें बाहरी ताकतें कितनी इन्वॉल्व थी। हमें अगर कोई शंका होती है तो हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया में ये लीजिए, 92% कह रहे हैं हाँ, 8% कह रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जो अपनी हदें पार करता जा रहा है, जो मजहब के नकाब में भू माफिया की तरह काम कर रहा है, जिस पर अगर समय रहते लगाम ना कसी गई तो आने वाले समय में यह वक्फ गैंग हमारी और आपकी जमीनों पर भी दावा कर सकता है। मामला हमारे आपके बच्चों के भविष्य का है, और यही कारण है कि आज हम ये कह रहे हैं, वक्फ हटाओ, अपनी जमीन बचाओ, क्योंकि दिल्ली के प्राचीन मंदिरों और तमिलनाडु के हजारों हजार साल पुराने हिंदू गांवों पर यह अपना दावा ठोकने के बाद अब वक्फ बोर्ड ने महादेव की नगरी वाराणसी में मौजूद 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर अपना दावा ठोक दिया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कॉलेज की जमीन को वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया है। कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद और मजार पर अपना दावा करते हुए वक्फ बोर्ड ने पूरे कॉलेज पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया है। जिस मस्जिद पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज से बिजली चोरी करने का आरोप लगाया है, यही नहीं, कॉलेज के छात्रों और स्थानीय लोगों ने परिसर में मौजूद मजार और मस्जिद को अवैध बताया है, जिन्हें समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के शह पर परिसर में जबरदस्ती बनाया गया था, जहां मुसलमान नमाज भी जबरदस्ती ही पढ़ते हैं। वहीं अब वक्फ बोर्ड का दावा है कि परिसर में मौजूद मस्जिद कॉलेज से भी पुरानी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पूरे 500 एकड़ में फैले इस उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना सन 1909 में, आपको बता दें, भिनगा बहराइच उत्तर प्रदेश के राजा उदय प्रताप सिंह जुदेव जी ने की थी, जहां कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, जो इसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। लेकिन वक्फ हिंदुस्तान के कण कण को इस्लाम की जागीर बनाने पर तुला हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां महज चंद मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही हैं, जिसके नेता वक्फ बिल पर अड़ंगा लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वक्फ की लूट नीति पर कब मोहर लगेगी, कब ब्रेक लगेगा? मजहब के मुखौटे में छिपे वक्फ रूपी भूमाफिया का कब अंत होगा? और आखिर में तुष्टीकरण की राजनीति कब तक वक्फ के हथियार से हिंदुस्तान को खोखला करती रहेगी? करेंगे, देखिए, आपको इसी के बारे में आज हमने चर्चा भी करी थी 7 बजे, वो भी सुनाया था। लेकिन आप उससे पहले ये भी तो जानिए, उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ की मनमानियों की कहानी खुद सुनिए। वहां के स्थानीय नागरिक क्या कह रहे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कुछ कह रहे हैं। जिला प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को कि ये जो अवैध तरीके से ये लोग मस्जिद में, ये मजार था और आज से 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2, 4, 5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। इसके बाद कोविड के समय में इन लोगों ने, जब कॉलेज कैंपस बंद था, चारों ओर बंदी थी, तो इन लोगों ने मस्जिद का अंदर निर्माण कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि 19 में एक बार बवाल हुआ था, जिसमें इन लोगों का अंदर से बालू, गिट्टी, सीमेंट बरामद हुआ था। लेकिन हम लोगों की मांग ये है पत्रक के माध्यम से जिला प्रशासन से कि जो लोग भी ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति ने
वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखा है, वो अर्दली बाजार या सिकरौल का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की। उनको उठा के ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, लोग लुंगी पहन के, जिस महाविद्यालय में 25,000 छात्र पढ़ते हैं, वहाँ ये लोग लुंगी पहन के आते हैं और नमाज पढ़ने का काम करते हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वो लोग तहकीकात करें पेपर का कि इनका है क्या, जो यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने। और इन लोगों को जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। 2, 4, 5 लोगों को पुलिस प्रशासन चिन्हित करके परमिशन दे दे। मैंने जो है यहाँ पे कार्यभार 1 नवंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे एक संज्ञान में हमारे छात्रों के द्वारा लाया गया कि कुछ लोग मस्जिद बना करके और उसके अंदर और निर्माण कार्य करने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ निर्माण कार्य करना चाहते हैं और ईंट बालू सीमेंट वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया और जो भी वहाँ पे निर्माण सामग्री थी उसको हम लोगों ने तुरंत जो है पुलिस के सहयोग से बाहर करा दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है ये संज्ञान में आया, हमारे संज्ञान में एक और सूचना आई कि बिजली का बिल जो है वो हमारे ही तारों से जो बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसी से वो जो है कनेक्शन ले करके और मस्जिद में लाइट वगैरह जला रहे हैं। तो हमने इसका भी संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद विगत के लगभग 1 वर्ष हो गए, लगभग 1 वर्ष होने वाले हैं। 1 वर्ष पहले हमने जो है उनका बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया है। तो ये इसकी जो है सूचना किसी को नहीं थी कि वो बिजली हमारे ही हमने कहा कि आपको अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, पेपर है, तो आप बिजली कनेक्शन अपना स्वयं का ले लीजिए। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। क्या वक्फ बोर्ड पर लगनी चाहिए लगाम? 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। 99% लोग कहते हैं कि हाँ, वक्फ बोर्ड पर लगाम लगनी चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार में गुरुवार को हुए ब्लास्ट के बाद आज पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। घटनास्थल के आसपास की सभी दुकानें बंद पड़ी हैं। बता दें कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं। दुकानदारों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया है और प्रशांत विहार में 1 महीने में 2 बार ब्लास्ट होने से लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं उन्हें इस बात का डर हो रहा है कि पहले स्कूलों को धमकी भरे पत्र भेजे गए और अब 2-1 महीने में ही 2 बार ब्लास्ट हो चुके हैं। वहीं प्रशांत विहार के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में अब डर लग रहा है कि भाई भेजें कि ना भेजें, क्योंकि 20 अक्टूबर को स्कूल के पास ही ब्लास्ट हुआ था। इस बार गुरुवार को क्राइम ब्रांच कार्यालय के पास ब्लास्ट करके दहशत फैलाई गई। आपको बता दें कि प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स के सामने कल सुबह करीब 11:48 पर इतना तेज धमाका हुआ था कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए और सभी अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। वहीं इलाके में धमाके के समय एक चश्मदीद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया है कि धमाका एकदम से बहुत तेज हुआ। चश्मदीद ने बताया कि मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 11:30 बजे पार्क में आता हूं। जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा तो वहां एकदम से धमाका हो गया। जब कृष्ण कुमार से पूछा गया कि धमाका कितना तेज था तो वो बोले कि बहुत तेज था धमाका। कोई कह रहा है टायर फटा है, कोई कह रहा है बम फटा है। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि किसी चीज में धमाका हुआ है, किस चीज में धमाका हुआ है, कैसे धमाका हुआ है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक गाड़ी वाला खड़ा था, वो अपनी गाड़ी चेक करके वहां से मोड़ कर ले गया। जब पूछा गया कि कार के ड्राइवर को कुछ हुआ तो चश्मदीद ने कहा नहीं, कार वाले को तो कुछ नहीं हुआ, एक टेम्पो ड्राइवर को चोटें लगी हैं। धुएं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा धुआं हुआ और धूल भी खूब सारी उड़ी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये धमाका वैसा ही था जैसा बीते महीने सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ तो वह बोले उससे 19 रहा होगा, यानी 19-20 का ही फर्क है, लेकिन बहुत तेज था, ये भी आवाज बहुत तेज थी। वहां तो शीशे फूट गए थे गाड़ियों के, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि यहां कुछ रेडी वाले भी खड़े थे, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ है। ये धमाका पार्क के गेट के बिल्कुल साथ में हुआ था। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के प्रशांत विहार में एक तेज धमाका हुआ था जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है जो राजधानी दिल्ली को बार बार दहला रहा है।
इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर शुक्रवार को प्रशांत विहार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। दर्ज रिपोर्ट के तहत जांच की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच में जुटी हुई हैं। तो ये मामला संगीन है और इसमें जल्द एक्शन होना चाहिए और कोई अपडेट जरूर आना चाहिए। चलिए, आपको हमने खबर दिखाई। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे एक प्रश्न पूछा था, लेकिन वो भी ऐसा ही है कि भाई आपने उत्तर उसमें 91% जो है वो ये कह दिया कि क्या सफ़ेद पाउडर, काला धुआं, दिल्ली दिल्ली। तो आपने जो उत्तर दिया कि भाई हाँ 91% यहाँ पर दिल्ली को दहलाने के पीछे जिहादी सोच है, आतंकवादी इसमें लगे हुए हैं और वो कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां, मैं आपको फिर से बता दूं, वो उन्हें कामयाब नहीं होने देंगी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रगतिशील देश है जहां तकनीक का विस्तार अपने चरम पर है। पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही तकनीक रूपी सिक्के के भी दो पहलू हैं, एक नायक तो दूसरा खलनायक। भारत में तकनीक का इस्तेमाल जितना देश की प्रगति के लिए हो रहा है, तकनीक का उतना ही इस्तेमाल स्कैम्स कर रहे लोगों को, यानी स्कैम करके लोगों को ठगने के लिए भी किया जा रहा है। कभी पैसे का लालच देकर तो कभी डर दिखाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अपने इरादों में कामयाब हो रहे हैं और देश को हर साल करोड़ों, लाखों करोड़ों की चपत लगाकर देश को खोखला बना रहे हैं। 2024 की शुरुआत में यानी 9 महीनों में ही भारत ने साइबर फ्रॉड्स के रूप में लगभग 11,333 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। भारतीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के मुताबिक इस वर्ष साइबर फ्रॉड के 12 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 12 लाख मामले, सोच रहे हैं आप? ये आंकड़े एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि 45% से अधिक मामले दक्षिण एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, जो लाओस वो है, वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। साइबर ठगों के नए नए तरीके हर कुछ महीनों में सामने आते हैं, अपडेट करते हैं ये खुद को, जो प्रशासन और पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस डिजिटल धोखाधड़ी पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति से फोन या वीडियो कॉल के जरिए जांच के लिए संपर्क नहीं करती। मोदी ने जनता को सतर्क रहने की सलाह दी और ये स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई सिस्टम कानूनी प्रक्रिया में नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको चलिए वो भी सुनाते हैं। अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। डीजी, चलिए, आपने उनकी बात को सुना, पीएम मोदी को। आइए अब आपको बताते हैं कि फ्रॉडस्टर आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे होते हैं फ्रॉड। स्टेप 1 आपको बताएं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी जुटाना। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको जुटा लेते हैं। सबसे पहले ये यही करते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप साझा करते हैं सोशल मीडिया में खुले तौर पर, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वो आप इनकी मदद कर रहे हैं। आप में डर का माहौल ये बनाते हैं, आपको डरा देंगे, कुछ भी करेंगे आपको डरा देंगे। कभी वीडियो कॉल कर लिया और पुलिस की वर्दी पहन ली और नंबर जो आएगा आपको कि भाई आप जब कॉलर आईडी में देखेंगे तो कोई डीएसपी, कोई एसपी, ऐसे तरीके से नंबर आएंगे। पहले तो आपको बीच में याद दिलाऊं, +92 वाला नंबर तो उठाइए मत, पाकिस्तान से होता है। स्टेप 3, समय का दबाव बनाएंगे, बोलेंगे भाई आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका आईडी बंद हो जाएगा, आप पर केस रजिस्टर हो गया है, ये फला चीज़ है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसे कोई जांच एजेंसी काम नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये तीनों स्टेप्स जो हैं, जो आपको हमने दिखाए, वो आपको याद रखने हैं। अब CFCFRMS के आंकड़ों के अनुसार 2021 से लेकर अब तक 30 लाख साइबर अपराधों की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। 30.05 ये आंकड़ा है लाख का, जिसमें करीब 27,914 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। ये आंकड़े साइबर धोखाधड़ी के खतरे को और भी बड़ा बना देते हैं। चोरी हुए पैसे को अक्सर चेक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC, फिनटेक, क्रिप्टो, ATM, मर्चेंट पेमेंट बैंक और ई वॉलेट के जरिए निकाला जाता है।
अब ये आपने जाना। अब टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, कैसे प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं वो भी आप जान लीजिए, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। स्कैम, मामले, रकम, ट्रेडिंग। आप ये देखिए, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्कैम में क्या है? स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल अरेस्ट। मामले कितने हैं और रकम कितनी है आप वो भी देख लीजिए। स्टॉक ट्रेडिंग में 4,632 करोड़ का यहाँ पर जो है मामले में रकम इतनी निकल आ रही है। इन्वेस्टमेंट में 3,216 करोड़ रुपए की चपत जो है वो लगा दी गई है। और फिर डिजिटल अरेस्ट की बात अगर की जाए तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है इसमें भी आप सोचिए 64,482 मामले आए हैं। 1,616 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर उसकी भी जो चपत है वो लग चुकी है। इतना पैसा जा चुका है। इस साल I4C ने लगभग 4.5 लाख बैंक खातों को फ्रीज किया है, जो साइबर अपराधियों द्वारा आमतौर पर अपनी कमाई को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा I4C ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है, जो साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास था। पर आंकड़ों में साफ नजर आता है कि साल दर साल साइबर फ्रॉड्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साल दर साल का आंकड़ा भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। 2013 में आप ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, 11,31,221 ये आंकड़ा है, इतने मामले हैं। 2022 की बात की जाए तो 5,14,441 यहाँ पर मामले हैं। 2021 की बात की जाए तो 1,35,242 मामले हैं। साल दर साल ये मामले देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट 11 लाख है। एक साल आप सोचिए, एक साल पहले आधा था और फिर 2021 में केवल 1,35,000। साइबर अपराध से लड़ने के लिए अब भारत सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है कि इस बढ़ती साइबर क्राइम की समस्या से निपटने के लिए नागरिकों को कैसे बचना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए कि बचें कैसे। सबसे पहले रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। जल्दबाजी मत करिए। आपकी कोई भी एज ग्रुप हो, किसी भी आप एज के हो, चाहे आप 20 साल के हो चाहे 60 साल के, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर खबर दें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें और सबूत को सुरक्षित रखें। चलिए, इस खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था और वो प्रश्न आपको बताएं, क्या साइबर अपराधी देश को खोखला कर रहे हैं? ये हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी की नेता और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब वो नए जो हैं वो ट्रंप ही हैं और चुनाव हारने के बाद कमला हैरिस ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी ऐसे तोड़ी कि विवादों में वो घिर गई। बता दें कि कमला हैरिस का एक वीडियो सामने आया है जिसे द डेमोक्रेटिक के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो में कमला हैरिस का भी जो है काफ़ी थकी हुई सी दिखाई दे रही हैं, बहुत परेशान, थकी हुई, लड़खड़ाती उनकी ज़बान नज़र आ रही है। क्लिप को लेकर कुछ लोगों ने कमला हैरिस को असंगत बताया गया है कि भाई असंगत हैं, और तो कुछ लोगों ने उनके भाषण को नशे में दिया गया बयान करार दे दिया है। इस हद तक ये कमेंट्स आए हैं। तो ऐसी तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में डेमोक्रेटिक समर्थकों को प्रेरित रहने की बात कही है। कमला हैरिस क्या कुछ कहती नजर आई, आप वो वीडियो भी देखिए और आपके लिए ट्रांसलेशन भी हमने तैयार की है, वो दोनों सुनिए। To remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th. And you have the same purpose that you did. And you have the same ability to engage and inspire. So don't ever let anybody or any circumstance take your power from you. I just have to remind you, don't you ever let anybody take your power from you. You have the same power that you did before November 5th. And you have the same purpose that you did. And you have the same ability to engage and inspire. So don't ever let anybody or any circumstance take your power from you.
तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस द्वारा जारी वीडियो ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नवीनतम वीडियो लोगों की जुबान पर चढ़ गया है क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों को एक रिकॉर्डेड भाषण में सांत्वना दी है, ढांढस बंधाया है, क्योंकि सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं उन्होंने कहा कि उन्हें सांत्वना की आवश्यकता थी क्योंकि वह पूरी तरह से टूटी दिख रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें शराबी भी कह दिया है, नशे में बता दिया है। इस पर रिपब्लिकन प्रतिनिधि वर्जीनिया फॉक्स ने वीडियो की तुलना डायल अप मॉडम की आवाज़ से कर दी है। इसके अलावा नेशनल रिव्यू के लेखक डैन मैक्लॉगलन ने इसे किसी राजनेता के सबसे खराब संदेश में से करार दिया है। वहीं कहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने कमला की तीखी आलोचना की है। हालांकि कई डेमोक्रेटिक समर्थक और हैरिस के करीबी उनके बचाव में उतरना भी चाहिए। उनका मानना है कि ये वीडियो केवल समर्थकों को प्रेरित करने का एक प्रयास था और इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी ये बात नहीं कहते, लेकिन अब जब आप एक बहुत बड़े पद में होते हैं और आपका संदेश इस तरीके का आता है तो लोग तो अपनी प्रतिक्रिया देते ही हैं। चलिए अब अगले मुद्दे की ओर रुख करेंगे। अगला मुद्दा भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। घुसपैठियों की समस्या का दंश झेल रहे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। महाराष्ट्र के अस्तित्व को आप सोचिए संरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ी गई और इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने साफ कर दिया कि ये देश और प्रदेश हिंदुओं का है और यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा, उसी का शासन होगा। जहां इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में बंटकर अपने मत का इस्तेमाल करता था, वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र ने यह साफ कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती पर अब औरंगजेब की नाजायज औलादों की नहीं चलने वाली है। इस चुनाव के बाद महायुति को मिले महाजनादेश ने जिहादियों की नींव को भी हिलाकर रख दिया, जिसका साफ उदाहरण है सज्जाद नोमानी। हाँ, ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी के सुर बदल गए हैं। उसने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने वाले बयान को लेकर माफी मांगी थी। चुनाव के नतीजे आते ही इसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। इस चुनाव में हिंदू एकता को देखकर जिहादी कुछ इस तरह से घबरा गए हैं कि मौलवी सज्जाद ने तो विस्तार से माफीनामा तक लिख डाला है। जिहादी सज्जाद के हौसले चुनाव नतीजों से पहले कुछ इस तरीके से बुलंद थे, इस कदर बुलंद थे कि उसने कहा था कि बीजेपी का बॉयकॉट करें। अगर आपके इलाके में कोई बीजेपी को वोट देता है तो उसका हर जगह से बॉयकॉट करेंगे, उसका बहिष्कार करें, सही तरीके से उसका हुक्का पानी बंद करें। नोमानी ने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की हार हुई तो दिल्ली सरकार बहुत दिन नहीं रहेगी। वोट जिहाद मरकज है और आप लोग महाविकास आघाड़ी का साथ दें। उद्धव, शरद, राहुल और नाना पटोले का साथ दें। पर अब चुनाव परिणाम के बाद सज्जाद महज एक भीगी बिल्ली बनकर रह गया है और जगह जगह माफी मांगता घूम रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठियों ने, जिसमें रोहिंग्या, अफगानी और बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर और राशन कार्ड बनवाकर चुनाव प्रक्रिया के साथ देश के लोगों के लिए मिलने वाले मूलभूत सुविधाओं पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। और इससे लड़ने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली और उनकी इस मुहिम से घुसपैठियों की कमर टूटी हुई है और सज्जाद जैसे जिहादी घबराए हुए हैं। वहीं ये चुनाव हिंदू एकता की मिसाल बनकर उभरा है और जिहादियों के मुंह पर और उनकी गिरी हुई मानसिकता पर जोर का तमाचा जो है वो लगा है। ग्राफिक्स भी आपको हमने जो है दोनों तरफ दिखाए हैं और आप देखिए, हिंदू एकता की बात केवल हम करें ये नहीं हो सकता, हम केवल करते हैं वो तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन आप भी, डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए लड़ रहे हैं, सुदर्शन चैनल जो लड़ाई लड़ रहा है वो आपके लिए लड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए ये लड़ाई है। आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल ये मत कहिएगा कि हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है और हमारे भविष्य में ये सारे बदलाव हो चुके हैं। आज आपको अपनी आवाज़ उठानी है। जिस तरीके से शिव प्रेरणा यात्रा को डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने किया, पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण किया और चुनाव के नतीजे भी आप देख रहे हैं।
अब आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। फेंगल दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव बनाते हुए आज शुक्रवार दोपहर को चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिसकी जानकारी आपको बताएं मौसम विभाग ने दी है। आपको बता दें कि फेंगल चक्रवाती तूफान है और इस चक्रवाती तूफान के 30 नवंबर की दोपहर को पुदुचेरी के निकट पहुंचने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर पर आवर यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव चक्रवात में तब्दील हो सकता है। वर्तमान में यह सिस्टम चेन्नई से 380 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। एक बार जब यह चक्रवात में तब्दील हो जाता है तो इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और शनिवार दोपहर तक कराईकल और महाबलीपुरम के बीच लैंडफॉल करने की संभावना है। लैंडफॉल मतलब ये जब जो चक्रवात होता है समुद्र से जमीन के पास आ जाता है, लैंडफॉल उसको कहा जाता है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान को आधिकारिक तौर पर फेंगल नाम दिया गया है। शुक्रवार और शनिवार को दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही नेल्लोर, चित्तूर, तिरुपति और अन्नामैया जैसे जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD ने दक्षिण तटीय क्षेत्रों में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलने वाली तेज हवाओं की भी चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सख्त सलाह दी गई है। जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं, उनसे तुरंत किनारे पर लौटने का आग्रह किया गया है। चक्रवाती तूफान फेंगल के चलते आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और निजामपट्टनम बंदरगाहों पर फेज 3 की चेतावनी है, एक बड़े लेवल की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र प्रदेश के अन्य बंदरगाहों पर फेज 1 यानी फेज 1 का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको सुनाते हैं आनंद दास जो प्रमुख IMD के हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, वो प्रतिक्रिया भी आप सुन लीजिए। आशा करते हैं ये तूफान और खतरनाक ना हो और नुकसान लोगों को ना पहुंचे। अभी तो फिलहाल इम्पैक्ट बोले तो थोड़ा सा बारिश छुटपुट शुरू हो गया है, लेकिन ये अभी भी तमिलनाडु की जो कोस्टल एरिया से 300-350 किलोमीटर दूर में है और वो आगे बढ़ रहा है। और आपके करीब जो हम अनुमान लगाए हैं कल शाम के करीब वो मतलब आफ्टरनून के बाद वो मतलब कोस्ट एरिया को लैंडफॉल करेगा। सो उस हिसाब से जब लैंडफॉल करेगा तब जो हवा की गति रहेगा 70 to 80 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर ऐसे। चलिए अब आपको कुछ हटकर एक वायरल वीडियो दिखाते हैं और आप भी आनंदित हो जाएंगे, आप हंस पड़ेंगे ये वीडियो देख के। जेल में बंद हर कैदी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वह जल्दी से जल्दी जेल से बाहर हो जाए, रिहा हो जाए। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कितने खुश नजर आते हैं कैदी, लेकिन कई बार छोटे मोटे अपराधों में भी सही से पैरवी ना होने के कारण बहुत सारे जो बंदी हैं वो लंबे समय तक जेल में ही रह जाते हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की कन्नौज जेल से रिहा होने वाला एक कैदी बाहर आने की इतनी खुशी उसको हुई कि वह जेल के गेट पर ही नाचने लगा। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक बार आपको वीडियो भी दिखाने का प्रयास करते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जरा वीडियो आप देखिए नाचते हुए। सबके लिए उल्लास न्याय का सबके लिए। तो जानकारी के अनुसार कुछ महीने पहले शिवा नाम के एक युवक को मारपीट के एक मामले में जेल भेजा गया था। उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं था। एक एनजीओ की तरफ से शिवा को मुफ्त कानूनी मदद दी गई। शिवा की जमानत राशि भी एनजीओ की तरफ से ही भरी गई, जिसके बाद उसकी रिहाई सुनिश्चित हो पाई। जेल के मेन गेट से बाहर आने के बाद शिवा ने सोनू निगम के गाने एक मुट्ठी आसमान पर डांस किया और आपने वो वीडियो भी देखा। तो हम यही कहते हैं अंडर ट्रायल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि काफ़ी लोग ऐसे बाहर आएं जिनका अपराध बड़ा नहीं है, वो अंदर रहकर क्रिमिनल्स ना बन जाएं और वो देश की उन्नति में आगे साथ निभा पाएं।
चलिए आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर मिलेंगे, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी। तब तक मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।